जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट डे एजुकेशन में। आज हम इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चलाएंगे। जीडीपी क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, और भारत की जीडीपी कितनी है, चाइना की जीडीपी कितनी है, और इसी के साथ साथ हम दोस्तों जीडीपी के साथ साथ हम पढ़ेंगे जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। हम इस वीडियो में दोस्तों जीडीपी के बारे में बेसिक से बेसिक और आपकी अपनी भाषा में समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़े नहीं, ठीक है। तो जीडीपी को शुरू करते हैं। जीडीपी को निकालने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पे राजनीतिक सीमा, और उसके लिए 1 वर्ष का समय, और उसके बाद वस्तु एवं सेवा और अंतिम मूल्य। दोस्तों हम इनको एक एक पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं राजनीतिक सीमा क्या होती है। दोस्तों क्या होता है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा अलग होती है और राजनीतिक सीमा अलग होती है। तो कोई भी देश शासन करता है वो अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत करता है, और जो राजनीतिक सीमा होती है उसकी अपने पड़ोसी देशों या अपने दूसरे देशों के साथ उनके संबंध पे निर्धारित करता है कि वहाँ उनका राजनीतिक सीमा कहाँ तक है। मान लीजिए जैसे कि ये भारत है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीन से कंपनी आई, चीन से, ठीक है। उसने यहाँ पे जैसे ओप्पो मान लीजिए, ओप्पो नाम की कंपनी आई भारत में, ठीक है। तो क्या करेगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी ओप्पो, या निर्माण कार्य करेगी मोबाइल का, ओप्पो मोबाइल बनाती है ना कंपनी, तो वो यहाँ बनाएगी। तो जितना ये रुपए कमाएगी या इस एक्सपोर्ट करेगी तो वो भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है। जीडीपी में जुड़ जाएगा, ठीक है। उसकी इनकम भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, ठीक है। और इसी के तहत देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ठीक है, सपोज दैट। और यहाँ पे मछली पालन हो रहा है, ठीक है। तो मछली पालन हो रहा है तो ये तो भारत की भौगोलिक सीमा हो गई, ठीक है। पर ये हो गई समुद्री क्षेत्र में निकाल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, तो ये हो गए राजनीतिक सीमा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी है, वो तेल का उत्पादन कर रही है, समुद्र से तेल निकाल रही है, ठीक है। तो वो भी, ये दोनों चीज़ भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होंगे। इसी तरीके से कोई वायु सेवा जाती है भारत के नई दिल्ली से दुबई, ठीक है। दुबई जाती है यात्री को लेकर, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो जितनी कमाई होगी वायु सेवा के द्वारा या जैसे कि एयरलाइंस के द्वारा, तो वो भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगी, ठीक है। और वहाँ से भी जो लेके आएंगे सवारी, तो वो भी भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होंगी। इसी तरीके से जो भारतीय दूतावास होते हैं, जैसे पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, तो वो जो भारतीय लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वीज़ा या पासपोर्ट संबंधित जो भी काम करते हैं, जो इससे कमाई होती है, वो सब भारत के जीडीपी में कैलकुलेट होंगे, ठीक है, जीडीपी में। इतना तो समझ में आ गया कि राजनीतिक सीमा क्या होती है, भौगोलिक सीमा क्या होती है। इकोनॉमिक्स राजनीतिक सीमा मानती है, भौगोलिक सीमा नहीं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या समझ होता है, महत्वपूर्ण होता है उसके जीडीपी निकालने के लिए, वो होता है 1 वर्ष का समय। जीडीपी हमेशा 1 वर्ष के समय पर निकाली जाती है, ठीक है। 1 वर्ष का ही समय काल होता है उसके लिए। इसके बाद वस्तु एवं सेवा, ठीक है। वस्तु क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस वस्तुओं में क्या होता है, गुड्स में क्या होता है, जैसे कार हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल के किसी तरीके के वो सामग्री हो गई, जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, लाइट्स हो गई, और ऑपरेशन के इक्विपमेंट हो गए। उसके बाद जैसे लाइट हो गई, लाइट, ट्रैक्टर हो गया किसानी से संबंधित, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, दूध पेप्सी हो गई, जैसे वो वस्तुएं जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण होता है और वो वस्तु के रूप में आती हैं, ठीक है, वो होती हैं, या किसी
पदार्थ के रूप में होती है वो होता है वस्तु या गुड्स, ठीक है। सेवा क्या होती है? तो सेवा क्या होती है कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप वो चीज़ प्राप्त करते हैं, उसको फील करते हैं, पर वो अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो होती है सेवा या सर्विस। जैसे कि बैंकिंग हो गई, LIC हो गई, उसके बाद वायु सेवा हो गई। जैसे ट्रांसपोर्ट, आप जाते हैं एक बस में बैठ गए और चले गए लखनऊ से दिल्ली चले गए, पर आप पहुंच गए वहाँ पे, पर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बस सिर्फ आप पहुंच गए, फील किया कि आप बस सेवा से वहाँ पहुंच गए, ठीक है। इस तरीके से वायुयान हो गया, वायु सेवा हो गया। स्कूल हो गया, स्कूल में आप शिक्षा प्राप्त करते हैं पर आप उसको लेके नहीं जा सकते, आपको प्राप्त होती है, आप फील करते हैं कि हमने ये सीखा, ठीक है। जैसे कोचिंग हो गई या जिम हो गया, जिम में आप एक्सरसाइज किया, आपकी बॉडी बन गई, पर आप उसको साथ में नहीं लेके जा सके कि मतलब कोई मशीन उठाई जिम करने वाली हो अपने साथ लेके चले गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोचिंग जाते हैं आप, टीचर से पढ़ते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, बस। तो ये हो गई सेवा, ठीक है। इसी तरीके से वायु सेवा, आप एरोप्लेन से गए, दिल्ली से दुबई चले गए, पर आप अपने साथ वायुयान थोड़े लेके जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके LIC हो गई, बैंकिंग हो गई, ये एक सेवा हो गई, सर्विस हो गई। जैसे कि आप होटल में खाना खाने गए, तो आपने खाना खाया, तो वो आप उसको मैनेजर को पैसे देंगे, तो वो हो गया कि खाना खाने के बदले आपको पैसे देने पड़े, वो हो गई वस्तु, ठीक है। खाना हो गया वस्तु। और जो सेवा, जैसे कि आपको खाना पसंद आया और वेटर का काम पसंद आया, तो आपने वेटर को 10 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिए, तो वो एक टिप्स जो देते हैं वो होती है सेवा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर रहेगा अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या होता है कि जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं आप और किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो आप उसके लास्ट मूल्य, लास्ट प्राइस या लास्ट कॉस्ट पे आप उसको पे करके वो वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं अंतिम मूल्य, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है, Realme का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर प्रोसेसर होगा, बैटरी होगी, और इसका जो बाहरी कवर है वो होगा, ठीक है। इसकी स्क्रीन होगी, हालांकि स्क्रीन इसकी टूटी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कहते कि भैया बैटरी दे दो, एक प्रोसेसर दे दो, या तो एक बाहरी कवर दे दो, इसकी स्क्रीन दे दो, तो ऐसा नहीं कहते। आप कहते हैं Realme के शॉप में गए, आपने कहा कि Realme 3 मोबाइल दे दो, और वो कहेगा कि 8,000 रुपये का है। अब आपने 8,000 रुपये दिए लास्ट प्राइस, और आपको मोबाइल मिल गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बैटरी 800 रुपये की ले ली, उसके बाद स्क्रीन ले ली 1,000 रुपये की, इस तरीके से नहीं होता। लास्ट प्राइस होता है किसी वस्तु का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद ये तो हो गया कि GDP को जानने के लिए उनका क्या 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 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं GDP क्या है, ठीक है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, या टोटल घरेलू उत्पाद, ठीक है, कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इस तरीके से केंद्र सरकार या मोदी गवर्नमेंट की योजना है कि 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ठीक है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखो ट्रिलियन क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत डाउट रहता है कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है और ट्रिलियन क्या होता है। जो विदेशी अर्थशास्त्री होते हैं दोस्तों क्या करते हैं कि वो 3 जीरो का एक पेयर बना के चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए, तो क्या हुआ, ये 1000 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया। उसके बाद 3 जीरो और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मिलियन, ठीक है, मिलियन। और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा
बिलियन और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ट्रिलियन। ठीक है, इसमें डाउट्स रहता है कि मिलियन में कितने जीरो होंगे, बिलियन में कितने जीरो होंगे और ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे। तो जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है कि 2025 तक भारत की जो जीडीपी हो वो 5 ट्रिलियन जीडीपी हो। ठीक है दोस्तों, अब जीडीपी की परिभाषा समझ लेते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्ष के समय के अंदर वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक क्षेत्र होना चाहिए, एक वर्ष का समय होना चाहिए, वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य का जो कुल होगा उसको जीडीपी कहते हैं किसी देश का। ठीक है, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी गणना कैसे होती है। मान लीजिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये भारत है। ठीक है, भारत के अंदर 2 कंपनियां व्यापार कर रही हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण कर रही हैं। एक है भारतीय कंपनी टाटा, उसने 100 रुपये की वस्तु का निर्माण किया। उसके बाद एक कंपनी है विदेशी, जैसे मान लीजिए एलजी, उसने 50 रुपये का वस्तु का निर्माण किया। ठीक है, वस्तु या सेवा का कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति है नितिन, ये दुबई में काम कर रहा है। ठीक है, और दुबई में काम करते हुए इसने 10 रुपये कमाए। ठीक है, तो क्या होगा, जीडीपी के कैलकुलेशन कैसे होगी कि ये 100 रुपये कमाई भारत में और इसने 50 रुपये कमाए एलजी ने। ठीक है, तो जीडीपी क्या होगा, इनका कुल योग होगा जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण कर रही है। ठीक है, तो जीडीपी कितनी हो गई, 150 रुपये। ठीक है, और जो नितिन दुबई में कमा रहा है उसने जो 10 रुपये कमाए हैं वो भारत की जीडीपी में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, वो अलग रखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं माना जाएगा। तो इसी तरीके से जो भारत में कोई कंपनी व्यापार करती है, भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, वो भारत में व्यापार कर रही है, निर्माण कार्य कर रही है, तो वो पूरे भारत की जीडीपी में उसका योगदान होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जीडीपी का फायदा क्या होता है दोस्तों कि ये जो 2 हैं, तो ये भारत में भारतीय कंपनी है तो भारत में रोजगार देगी, जो एलजी विदेशी कंपनी है वो भारत में रोजगार भी देगी और भारत सरकार को टैक्स भी देगी। ठीक है, और दोस्तों जो एलजी कंपनी है वो क्या करेगी, ये जो विदेशी कंपनी है तो जो टैक्स देने के बाद और जो वेतन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट उसको बचेगा एलजी कंपनी को, वो प्रॉफिट अपने देश ले जाएगी। ठीक है, ये होता है जीडीपी में, समझ लिया आपने। ठीक है, अब इसके बाद होता है जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इनमें अंतर क्या होता है कि क्या होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें भारतीय कंपनी भी जीडीपी में रोल निभाती है और विदेशी कंपनी भी निभाती है, पर क्या होता है कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा उसमें जो विदेशी कंपनी होगी उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि कितना जीडीपी आई थी, 150 आई थी। ठीक है, तो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, फार्मूला होता है जीडीपी
GNP बराबर GDP प्लस x माइनस वाई। इस ये फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है कि GDP आई कितनी 150, ठीक है, यहाँ से निकाल देख लीजिए कि 150 आई GDP, ठीक है, और इसके बाद प्लस कर देंगे। इसमें क्या होता है, जो भारत के बाहर कोई भारतीय व्यापार कर रहा है और वो कमा के भारत में भेजेगा, ठीक है, जो नितिन है वो भारत में जो 10 रुपये उसने कमाए वो भारत में भेजेगा, ठीक है, वो 10 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, जो विदेशी कंपनी भारत में व्यापार कर रही है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको घटा देंगे 50 रुपये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 50, तो आ गया 110। तो ये 110 क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या GNP है, ठीक है, इसमें भारतीयों का ही पैसा होगा, ठीक है, या भारतीय लोगों का ही रोल होगा इसमें। अब दोस्तों समझ लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट और इसमें सब टॉपिक रहेंगे कि बंद इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, और तो इसमें क्या होता है कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा और सकल घरेलू उत्पाद होगा वो बराबर हो जाता है, उसकी कंडीशन कैसे उत्पन्न होती है वो समझ लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये जो फार्मूला होता है उसमें न विदेश से कोई पैसा आता है और न भारत से कोई जाता है, मतलब बंद इकोनॉमी में ना कोई बाहरी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है और ना भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जा सकता है, ठीक है, वो तो उसमें क्या होगा, ये x और y हट जाएगा, तो जितनी GDP होगी वही राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ठीक है, इसमें समझ लिया, ठीक है। तो पहली कंडीशन बंद इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में GDP बराबर GNP हो जाता है, ठीक है, ना विदेश से पैसा आएगा कोई भारतीय भेजेगा और ना भारत से कोई, भारत में कोई विदेशी कंपनी आ सकती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये LG कंपनी है, ठीक है, इसने 50 रुपये का व्यापार किया भारत में, और ये जो नितिन है ये भी 50 रुपये कमाए, ठीक है, ये भी 50 रुपये कमाए, तो क्या, तो दोस्तों इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे नितिन ने 50 रुपये कमाए और LG ने भी 50 रुपये कमाए, तो मान लीजिए जो टाटा वाली है तो उसके 100 रुपये हो गए और प्लस नितिन के 50 और जो LG कंपनी है उसके माइनस 50 कर दिए जाएंगे, तो ये कट जाएगा और ये 100 रुपये GDP बराबर GNP हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बंद अर्थव्यवस्था में। और जब विदेशी जो भारत में पैसे भेजेंगे वो और जो विदेशी कंपनी होगी जो भारत में व्यापार करेगी उनका दोनों का व्यापार बराबर होगा, मूल्य बराबर होगा, तो वो GDP और GNP बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने समझा कि GDP क्या होता है, GNP क्या होता है। इसके साथ दो और इम्पॉर्टेंट रहेंगे टॉपिक, वो रहेगा NDP और NNP, ठीक है। तो इसका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो NDP को कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने के लिए GDP में डिप्रिकेशन या मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कि GDP कितनी थी 150, ठीक है। NDP को समझने के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि नेट GDP कितना था, तो था 150, ठीक है। तो इसमें जो टाटा है वो बना रहा है टाटा नैनो कार, ठीक है, वो जो 1.5 लाख की आती है वो, तो उसमें क्या हुआ कि उनकी 8 नैनो कार खराब हो गई, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी तरीके से खराब हो गई, ठीक है, तो उनको हो गया 8 रुपये का लॉस, ठीक है, या हानि हो गई, ठीक। और इसके बाद LG जो टीवी बना रही थी उसमें भी तो उनकी खराब हो गई, तो कितने रुपए का घाटा हो गया, कितने रुपए की हास हुई, 150 में 10 रुपए की हास हुई, ठीक है, ये 10 रुपए की हानि हो गई, ठीक है। तो उनका जो GDP था वो था 150
और उसमें 10 रुपये की हानि हो गई तो 140 रुपये। तो 140 रुपये क्या है कि NDP मतलब कि नेशनल डोमेस्टिक नहीं, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद समझ लेते हैं NNP। NNP को कैसे निकाला जाता है? NNP को निकालने के लिए GNP में मूलहास को घटा दिया जाता है, D को घटा दिया जाता है, ठीक है। NP क्या होता है? NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि GNP में मूलहास को या D को घटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों GNP कितना आया था? 110 रुपये आया था, ठीक है। तो 110 माइनस, अब देख लीजिए क्या है कि जो इसमें GNP में देखो GDP प्लस विदेशी मूल्य, जो विदेशी धन प्राप्त होता है वो, अब माइनस जो विदेशी कंपनी है उसको घटा दिया जाता है। 110 आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो नितिन भेज रहा है पैसा वो पूरे 10 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये आ रहे हैं। और क्या हुआ कि जो टाटा बना रहा था भारत में, तो उसको उसकी 8 गाड़ियाँ खराब हो गई थी तो वो -8 हो जाएगा। तो इसमें 8 घटा देंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है। यही होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इतना समझ में आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये वीडियो तो लंबा हो गया, पर जो आगे GST वाला वीडियो बनाएंगे वो 15 मिनट का होगा। आपको पूरा GST समझ में आ जाएगा, GST का कैलकुलेशन कैसे होता है, GST की स्लैब्स कैसे होती है वो समझ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और अन्य जो GS के टॉपिक रहेंगे वो आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।